हेलो एंड वेलकम टू चहल एकेडमी। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की प्लासी टू पार्टीशन सीरीज में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में आज इस पूरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारत के सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में। आप सब जानते होंगे कि भारत के इतिहास में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी का एक बहुत बड़ा हाथ है। हम ये कह सकते हैं कि ये वही सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है जिसकी वजह से भारत के अंदर लोगों के भावनाओं के अंदर एक नेशनलिज्म का कंसेप्ट आया। और इसी तरीके से भारत की आज़ादी में इस 19th सेंचुरी का बहुत बड़ा हाथ है। ये इनिशियली अगर आप देखेंगे तो 19 एंड 20 सेंचुरी का कंसेप्ट है, जहां पे भारत को बहुत अच्छे खासे लीडर भी मिले। इस मूवमेंट ने कॉलोनियल रूल के खिलाफ एक आवाज उठाई, एक्सप्लॉइटेटिव नेचर, कास्ट, जेंडर, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में बात की। आप सब जानते होंगे कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को लाने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन था कि हमें एक्सपोज करना है वेस्टर्न एजुकेशन को, कि क्या सच में क्या वेस्टर्न एजुकेशन हमारे फायदे के लिए है। हमें प्रमोट करना है आइडियाज ऑफ लिबर्टी, लोगों को बताना है कि आखिरकार लिबर्टी क्या होती है। इक्वालिटी का कंसेप्ट भी इसी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से ही शुरू हुआ। और उसके अलावा द मेजर कंसेप्ट ऑफ फर्टिनिटी, इन सारी चीज़ों को सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ने लोगों तक पहुंचाया, एक जनरल अवेयरनेस के तौर पे देखा गया। इसके अलावा इस सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को करने के पीछे के जो सबसे महत्वपूर्ण कारण थे वो था कि भारत के अंदर काफी ज्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। और आप सब जानते हैं कि इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से भारत की यूनिटी के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा था। उसके अलावा भारत के अंदर प्रैक्टिस ऑफ सती सिस्टम का इशू था। उसके चलते हुए चाइल्ड मैरिज जैसे इश्यूज को भी एक्सपोज किया गया और लोगों को अवेयर किया गया। उसके अलावा भारत के अंदर पर्दा इशू के बारे में बात की गई। इसके अलावा विमेन्स राइट के बारे में, विमेन्स एजुकेशन के बारे में, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात हुई। एक बहुत ही महत्वपूर्ण 19th सेंचुरी का ये पीरियड रहा और भारत की सोसाइटी के अंदर कुछ रिफॉर्म किए गए और कुछ रिवाइवल हुए। इन दोनों मूवमेंट्स भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही। अगर आप जानना चाहेंगे कि इन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के जो सबसे इंपॉर्टेंट की फीचर्स जो थे वो क्या थे, सबसे पहले इन मूवमेंट से भारत के अंदर रैशनलिज्म को जगाया गया, यानी कि एक ऐसी सोच जो ब्लाइंड फेथ से बिल्कुल अलग थी। उसके अलावा इन्हीं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से भारत के अंदर सोशल इक्वालिटी को बढ़ावा मिला और समाजी तरीके से लोगों को इक्वली ट्रीट करने की बात की गई। इससे जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात की गई कि किस तरीके से हम लोगों को ट्रीट करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ भारत के अंदर रिलीजियस प्यूरिफिकेशन के बारे में बात की गई, यानी काफी सारे धर्मों के अंदर वैसी चीजें आ चुकी थी जो बिल्कुल सुपरस्टिशियस और ब्लाइंड फेथ के ऊपर बेस्ड थी। फिर भारत को अपने प्रोमिनेंट रिफॉर्मर रूलर्स मिले, लीडर मिले, और उसमें से सबसे बड़ा नाम था ब्रह्मो समाज। जी हाँ, ब्रह्मो समाज का जो नींव रखी गई वो 1828 के अंदर थी और इसको फाउंड किया था नन अदर देन दैट वाज राजा राम मोहन राय। एक बहुत बड़ा नाम जिन्होंने सबसे ज्यादा फोकस मोनोथीज्म के ऊपर किया। इनके हिसाब से आइडल वर्शिप के ये बिल्कुल खिलाफ थे। इन्होंने प्रैक्टिस ऑफ सती सिस्टम को एबॉलिश करने की बात की। ये विडो रीमैरिज के कंसेप्ट से बहुत ज्यादा इन्होंने प्रमोट किया कि ये शादी होनी ही होनी चाहिए। और वेस्टर्न एजुकेशन, ये कहते रहे लेट्स ब्रिंग द वेस्ट एंड ईस्ट टुगेदर। इनके हिसाब से हमें वेस्टर्न एजुकेशन ज्यादा देनी चाहिए, इससे भारत के अंदर रेशनल और इथिकल प्रैक्टिसेस जागेंगी। इसके अलावा हमें भारत के अंदर दूसरा समाज जो मिला वो आर्य समाज था। आप सब जानते हैं कि आर्य समाज की नींव 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा रखी गई। स्वामी दयानंद सरस्वती, ये ज्यादातर जो स्लोगन इन्होंने दिया था वो था लेट्स गो बैक टू द वेदास। इनके हिसाब से
इन्होंने भी एबॉलिश किया है। द आइडल वर्शिप नहीं होनी चाहिए, ये आइडल वर्शिप के खिलाफ थे। ये कास्ट सिस्टम के अंदर रिफॉर्म करना चाहते थे एंड ही वाज इवन दो अगेंस्ट ऑफ द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो इन्होंने उनके बारे में और ये भी बात करते हैं कि भारत के अंदर विमेन एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो और इन्हीं के द्वारा दिया गया था। लेट्स गो बैक टू द वेदास। जी हाँ, इसके अलावा हमें एक और मिशन मिला जिसको हम कहते हैं रामकृष्ण मिशन। बहुत फेमस मिशन था और इसकी शुरुआत हुई थी 1897 के अंदर और इसको फाउंड किया था स्वामी विवेकानंद, एक बहुत बड़ा नाम जिन्होंने हिंदू सिस्टम को और हिंदू को पूरे देश के अंदर और यूरोप के अंदर प्रमोट किया। और स्वामी विवेकानंद ने ये मिशन इन ऑनर ऑफ ये जो मिशन लिया था वो अपने टीचर के लिए किया था जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस साहब। ये एक टीचर थे उनके जिनके अंडर वो रहे और इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमें इंटरफेथ क्रिएट करवाना है। दूसरा इनका जो था कि लेट्स हैव ए पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ज़्यादातर हमें प्रॉस्पेरिटी की ओर जाना चाहिए रेदर देन लड़ाई। उसके हिसाब से इन्होंने एक और जो बात की कि एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि अगर आप मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं तो आपको साथ साथ में स्पिरिचुअल भी होना पड़ेगा और लोगों की सर्विस करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग अगर एक भगवान को पाना है तो लोगों की खिदमत करनी पड़ेगी। इन्होंने मॉडर्न साइंस और स्पिरिचुअल फिलॉसफी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। इसके बाद हमें एक और समाज मिला और इस समाज का नाम है प्रार्थना समाज। इस समाज की नींव 1867 में रखी गई और फाउंडेड बाय आत्माराम पांडुरंग और इनके द्वारा यही बात की गई कि समाज के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और इनके साथ थे MG रनाडे। जी हाँ, एक बहुत बड़ा नाम। ये सोशल रिफॉर्मर और ये बिलीव करते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे वो जो डिस्क्रिमिनेशन आया है और ये इंटरकास्ट मैरिज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इनके हिसाब से भी हमारे यहाँ पे विडो रीमैरिज होनी चाहिए, क्योंकि उस समय औरतों का जो हाल था वो बहुत बुरा था और अनटचेबिलिटी को हमें ख़त्म करना होगा। तो ऐसी कुछ काफ़ी अच्छी खासी मूवमेंट्स हुई जिन्होंने लोगों को वो इश्यूज जो थे उनको ख़त्म करवाया। मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे हम मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। होपफुली यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज। Till then, take good care of yourself, stay safe and stay blessed. Bye bye.